हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमने जो 150 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की थी, आज हम उसमें पार्ट 9 डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के, और इस पार्ट में होने वाले हैं 15 एमसीक्यूज़। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, और मे बी आपको ये आगे बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। इसी तरीके से हम अपना थ्योरी पार्ट भी शुरू जल्दी ही करेंगे जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, और हम एमसीक्यूज़ को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट किसी थियरी वाले पार्ट पे, या फिर एमसीक्यूज चैप्टर वाइज हम कराएंगे। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के हेल्पफुल हो सकती है जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए, फार्मेसी वालों के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कौन सा ड्रग है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यूज किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है जब थायराइड का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा एक मोटा करने वाला होता है, एक पतला करने वाला होता है, बस ऐसा कुछ हल्का हल्का आपने सुना होगा। लेकिन हाइपो और हाइपर अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मोटा वाला और पतले वाला दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, कहने का मतलब मोटे वाला, जो मोटापा बढ़ा देता है ना, बोलते हैं ना कि मोटापा बढ़ाता है थायराइड, तो वो कौन सा है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि कौन सी ड्रग है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करती है। भाई प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, लीवोथायरोक्सिन है, मेथिमाजोल है, या फिर आयोडीन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लीवोथायरोक्सिन। तो लीवोथायरोक्सिन यूज किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। क्यों? क्योंकि लीवोथायरोक्सिन हेल्प करता है थायराइड के फॉर्मेशन में। तो लीवोथायरोक्सिन सिंथेटिक T4 है, सिंथेटिक है भाई, इंसानों ने इसको सिंथेसाइज किया है लैब में। तो सिंथेटिक T4 हार्मोन है जो कि थायराइड की कमी को, अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया है उसको बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, और हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करता है। ओके, प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल ये दोनों के दोनों इनहिबिट करते हैं थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को। तो ये तो हाइपर थायराइडिज्म में यूज हुआ, क्योंकि तो इनहिबिट कर रहे हैं। वहीं अगर आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो कि हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह यूज नहीं करता है कि ठीक है कम हुआ है तो ये खा लो और ज्यादा हुआ तो ऐसा खा लो, नहीं, ये हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब आप सिंथेसिस पढ़ते हैं ना थायराइड की, कि थायराइड किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है, वहां पर हम देखते हैं आयोडीन का रोल, आयोडीन ट्रैपिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटी फंगल एजेंट। कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो कि एंटी फंगल है? क्या फ्लूकोनाजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, एमोक्सिसिलिन है, या फिर मेट्रोनिडाजोल है? भाई हम क्या होता है, जहाँ कहीं भी हम फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो हम बोलते हैं कि स्टोर पे जाके कि भाई हमें ये दवाई दे दो जो फंगल को ट्रीट कर सके। तो कौन सी दवाई होगी? अगर ये चार ऑप्शन होंगे आपके पास तो कौन सी दवाई दोगे? तो आंसर हो जाएगा फ्लूकोनाजोल, क्योंकि भाई सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल तो खैर हमारा एंटी प्रोटोजोल एंटी एमेबिक है, लेकिन सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोक्सिसिलिन ये सब क्या है, हमारी एंटीबायोटिक ड्रग है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो आंसर हो जाएगा फ्लूकोनाजोल, क्योंकि फ्लूकोनाजोल क्या है, हमारी एंटी फंगल ड्रग है, फंगल ग्रोथ को रोकता है। कैसे? क्योंकि फंगस को इनहिबिट करता है। फंगस के अंदर एक साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है। तो साइटोक्रोम P450 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम, ध्यान रखना, फ्लूकोनाजोल साइटोक्रोम P450 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो स्टिरोल एंजाइम है, जो स्टिरोल की सिंथेसिस हो रही है अर्गोस्टिरोल की, वो सिंथेसिस नहीं होगा। और ये जो एर्गोस्टिरोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है जो कि हेल्प करता है फंगल के सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ में। तो भाई जब फ्लूकोनाजोल दिया है तो ये क्या करेगा, अर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को रोक देगा बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम, जिससे जो सेल वॉल बन रही है, जो सेल मेम्ब्रेन बन रही है फंगस की, वो अब नहीं बन पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ गाउट। पूछा गया है कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो कि एक्यूट मैनेजमेंट गाउट के यूज किया जाएगा। क्या कोल्चिसिन है, क्या एलोप्यूरिनॉल है, क्या प्रोबेंसिड है, या फिर फेबुक्सोस्टेट है?
आंसर हो जाएगा इसका कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन हमारी एक ऐसी ड्रग है जो कि एक्यूट, ध्यान रखना है यहाँ पर एक्यूट लिखा है या क्रॉनिक लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम क्या होता है बहुत जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस हमने देखा कि मैनेजमेंट ऑफ गाउट, दैट इज कुछ और आंसर, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें देखना है कि एक्यूट है या क्रॉनिक है। ओके तो यहाँ पर है एक्यूट, तो एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ गाउट में ड्रग यूज होती है कोल्चिसिन, क्योंकि जो कोल्चिसिन है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती है, ठीक है, और रिड्यूस करती है न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को और इन्फ्लामेशन को, जिसकी वजह से जो गाउट की अटैक है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गाउट की कंडीशन और ज़्यादा पीड़ादायक हो रही है, उसको ये कम करता है। अब एलोप्यूरिनॉल की बात की जाए और फेबुक्सोस्टेट की बात की जाए तो दोनों के दोनों क्या है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। तो ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिट करेंगे तो क्रॉनिक मैनेजमेंट में यूज होगा। मैंने कहा था कि क्रॉनिक है या एक्यूट है, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एलोप्यूरिनॉल जो है वो क्या करता है, क्रॉनिक मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, एक्यूट में नहीं। प्रोबेंसिड जो है वो इंक्रीज करता है यूरिक एसिड के सिक्रीशन को, भले ही गाउट में भी यूज हो रहा है लेकिन एक्यूट में नहीं हो रहा है ना, तो एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM जिसको बोलते हैं। तो कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो कि सेलेक्टिव है, किसके लिए, एस्ट्रोजन रिसेप्टर के मॉड्यूलेटर के लिए? क्या टैमोक्सिफेन है, क्या एस्ट्राडायोल है, क्या प्रोजेस्टेरॉन है, क्या लीवोनॉर्जेस्टेरॉल है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा टैमोक्सिफेन। तो टैमोक्सिफेन क्या है, हमारी SERM ड्रग है। क्यों? क्योंकि जो टैमोक्सिफेन है वो ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को, कहाँ पर, ब्रेस्ट टिश्यूज में। तो ब्रेस्ट टिश्यूज में इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा भाई, यूज किया जाता है हार्मोन रिसेप्टर की तरह, ठीक है। पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी का हुआ है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर ये यूज किया जाता है टैमोक्सिफेन। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो जो ब्रेस्ट के टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं अब वो डेवलप नहीं होंगे, और साथ साथ बट कैन एक्ट एज, लेकिन जो टैमोक्सिफेन है वो एक्ट करता है किसमें, एगोनिस्ट की तरह, कहाँ पर, बोन्स में और एंडोमेट्रियम में, इसीलिए ये इसको क्या बनाती है, SERM बनाती है। एस्ट्राडायोल इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एस्ट्राडायोल एक नेचुरल एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या एक प्रोजेस्टिन है, और लीवोनॉर्जेस्टेरॉल एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है जो कि यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन में। तो प्रोजेस्टेरॉल और लीवोनॉर्जेस्टेरॉल ये दोनों ड्रग कॉन्ट्रासेप्शन में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी ऐसी ड्रग है फर्स्ट लाइन थेरेपी में जो यूज की जाती है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। स्टेटस एपिलेप्टिकस में फर्स्ट लाइन के सबसे पहले आप कौन सी ड्रग यूज करोगे, लोराजिपाम, फिनेटॉइन, वेलप्रोइड या फिर कार्बामेजेपिन। तो आंसर हो जाएगा इसका लोराजिपाम। तो लोराजिपाम हमारी क्या है, फर्स्ट लाइन थेरेपी ड्रग है, ट्रीटमेंट में दी जाती है स्टेटस एपिलेप्टिकस के। रीजन इसके पीछे है कि जो लोराजिपाम है वो डायज़ेपाम कैटेगरी को बिलोंग करता है, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी को बिलोंग करता है, और एनहेंस करता है गाबा रिसेप्टर्स को, गाबार्जिक इनहिबिशन को, कहां पर, हमारे CNS में। तो गाबा बढ़ेगा, गाबार्जिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगा तो गाबा बढ़ेगा, और गाबा बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, गाबा हमारा किस तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा हमारा रिलैक्स इनहिबिशन कॉज करता है ना, रिलैक्सेशन कॉज करता है, कहाँ पर, CNS में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रैपिड टर्मिनेटिंग सीजर्स हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस में वो हमें रिजल्ट मिलेंगे। भाई एपिलेप्टिकस में क्या हो रहा है, बार बार एपिसोड्स आ रहे हैं ना, सीजर अटैक बार बार आ रहा है, तो उसको काम डाउन करना है तो कैसे किया जाएगा, वो लोराजिपाम करेगी। क्यों? क्योंकि गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड करेगी और गाबार्जिक इनहिबिशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। फिनेटॉइन हमारी यूज़ की जाती है, लेकिन फिनेटॉइन क्या है, हमारी सेकेंड लाइन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जो कि सीजर में एंटी कन्वल्सेंट की तरह यूज़ की जाती है, जो कि सीजर के प्रिवेंशन में यूज़ की जाती है। वेलप्रोइड हमारी ऐसी ड्रग है जो कि बेंजोडाइजेपिन जब काम नहीं करती है तब यूज किया जाता है, और कार्बामेजेपिन हमारी वो ड्रग है जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में यूज की जाती है और बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज की जाती है और कुछ सीजर्स में भी यूज की जाती है, इसीलिए आंसर है लोराजिपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज टू रिप्लेस डोपामिन।
तो पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो कि पार्किंसन डिजीज में यूज होगा जब डोपामीन को रिप्लेस किया जाएगा, या फिर कह सकते हो डोपामीन की जगह पार्किंसन में यूज होने वाला ड्रग, लीवोडोपा, सेलेजिलिन, बेंस्ट्रोपिन या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन। और आंसर हो जाएगा, बताओ बताओ, तो आंसर हो जाएगा लीवोडोपा। क्यों? क्योंकि लीवोडोपा क्या करता है, डोपामीन का प्रिकर्सर है, ठीक है। और लीवोडोपा क्रॉस करता है किसे, ब्लड ब्रेन बैरियर को। एक तो ये नहीं चलता है ना, पेंटेप, ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो क्या होगा, जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन में ही हमें इसका रिजल्ट चाहिए। तो ये लीवोडोपा कन्वर्ट करेगा किसमें, डोपामीन में, क्योंकि लीवोडोपा किसका प्रिकर्सर है, डोपामीन का एट द एंड। तो हमारे सीएनएस में जो पार्किंसंस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो अब कंट्रोल हो जाएगा। सेलेजिनिन हमारा माओ बी इनहिबिटर है, ये डिक्रीज करता है डोपामीन के ब्रेकडाउन को रोकता है और यूज किया जाता है एक तरीके से पार्किंसंस डिजीज की थेरेपी में यूज किया जाता है, लेकिन एक तरीके से एडजंक्ट की तरह। एडजंक्ट की तरह मतलब जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि चल तू कर ले मैं साथ दूंगा, तो सेलेजिलिन यूज किया जाता है उसके साइड बाय साइड कि ये तो हम देंगे ही देंगे, इसके साथ हम ये भी दे सकते हैं। बेंस्ट्रोपिन एक हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो जहां पर एसिटाइलकोलिन का हमें एक्शन कम चाहिए वहां पर यूज किया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामीन प्रिकर्सर नहीं है, ब्रोमोक्रिप्टिन एक डोपामीन एगोनिस्ट है जो कि यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन थेरेपी में। लेकिन आंसर यहाँ पर लीवोडोपा इसलिए सही है क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ डोपामीन पूछा गया है कि डोपामीन की रिप्लेसमेंट में लीवोडोपा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग यूज की जाएगी जो कि अल्फा 1 ब्लॉकर को सिलेक्टिवली ब्लॉक करेगी? नेफिडिपिन, प्रोपेनोलॉल, प्राजोसिन या फिर क्लोनिडीन। अल्फा 1 ब्लॉकर पूछा गया है, सेलेक्टिवली सिर्फ अल्फा 1 को बाइंड करेगा, आंसर हो जाएगा प्राजोसिन। ध्यान रखना, प्राजोसिन हाइपरटेंशन में यूज हो रही है, नेफिडिपिन भी करते हैं, प्रोपेनोलॉल भी कर रहे हैं, क्लोनिडीन भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर प्राजोसिन ही इसका आंसर क्यों है? क्योंकि जो प्राजोसिन है वो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर्स भी होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 भी होते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 भी होते हैं, लेकिन प्राजोसिन किसके लिए सेलेक्टिव है? सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर के लिए, और वहां पर जाके बाइंड करती है, उसे ब्लॉक करती है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। प्रोपेनोलॉल हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं है। नेफिडिपिन हमारा क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा, कैल्शियम को ब्लॉक करेगा। और क्लोनिडीन हमारा अल्फा 2 एगोनिस्ट है जो कि डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, तो एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, अल्फा 1 एनर्जिक ब्लॉकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following drug is used in hypothyroidism due to iodine deficiency। अभी हमने पूछा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी ड्रग यूज होगी, है ना, और आंसर था हमारा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ड्रग है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में तो यूज की जा रही है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दी है कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो। मेथिमाजोल बताओ, मैंने बताया था क्वेश्चन में, लीवोथायरोक्सिन, प्रोपाइल थायोयूरेसिल या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन। आंसर हो जाएगा लीवोथायरोक्सिन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में लीवोथायरोक्सिन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो भी लीवोथायरोक्सिन यूज किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है ये सिंथेटिक T4 है जो कि थायराइड हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड को रिलीज करने का काम करता है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो। मेथिमाजोल प्रोपाइल थायोरेसिल इनहिबिट करता है हार्मोन सिंथेसिस को, ठीक है, सेम। और रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या है, एक ऐसा है जो कि थायराइड टिश्यू के लिए ओवर एक्टिव है, उसके टिश्यूज को और ज्यादा एब्लेट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर टू इंप्रूव कॉन्ट्रैक्टिलिटी। आज क्वेश्चन थोड़े से मैंने घुमा के पूछे लेकिन बहुत इजी है ना, एक सेकेंड। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो कि हार्ट फेलियर में
कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा ड्रग है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डिजॉक्सिन, फ्यूरासेमाइड, इनालाप्रिल और मिटोप्रोलोल। आंसर हो जाएगा इसका डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन क्यों? क्योंकि डिजॉक्सिन क्या है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। हम कोग्नोस से भी बहुत बार पढ़ चुके हैं और फार्माकोलॉजी में बहुत बार पढ़ लिया है। तो डिजॉक्सिन एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड है जिसका काम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करना। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे होगा जो इंट्रासेलुलर सोडियम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और इनडायरेक्टली ये करेगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाने का काम। सोडियम भी बढ़ गया, कैल्शियम भी बढ़ गया, जिसकी वजह से हद से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या हुआ? जो हार्ट के कंडक्शन है वो भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए डिजॉक्सिन क्या है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड है जो कि हार्ट फेल में कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करता है। फ्यूरासेमाइड हमारी डायरेटिक ड्रग है, रिड्यूस करती है प्रीलोड को। इनालाप्रिल हमारी एसी इनिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर है जो कि रिड्यूस करती है आफ्टर लोड को। और मीटोप्रोलोल हमारी बीटा ब्लॉकर है, हार्ट रेट और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करती है। एक तरीके से एंजाइना में यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच एंटीसाइकोटिक इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। कौन सा ऐसा एंटीसाइकोटिक है ड्रग जो नीचे दिया गया है जिसको ज्यादातर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है? या फिर कह सकते हो कि ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसको ज्यादातर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कॉज करता है? क्वेटापिन, क्लोजापिन, ओलानजापिन या फिर हेलोपेरिडोल? आंसर हो जाएगा एंटीसाइकोटिक पूछिए एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट जो कॉज करती है। आंसर हो जाएगा हेलोपेरिडोल। देखो जो हेलोपेरिडोल है वो एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है, जो तब होता है जब डोपामीन रिसेप्टर्स जो D2 रिसेप्टर्स हैं उसको एंटागोनाइज करती हैं, ठीक है। क्योंकि जब D2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो क्या होगा? डोपामीन ब्लॉक हो जाएगा, डोपामीन आगे अब काम नहीं कर पाएगा। तो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में डोपामीन अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे पार्किंसन दिखेगा, एक्थीसिया दिखेगा, टारडाइव डिस्काइनेसिया दिखेगा। ऐसे समझ लो कि इससे एक्थीसिया का मतलब है कि अगर आप एक जगह खड़े हो तो खड़े नहीं रह पाओगे, आपको कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर ना एक्टिविटी चलती रहेगी, हाथ चलते रहेंगे, पैर चलते रहेंगे। टारडाइव डिस्काइनेसिया भी है कि आप एक जगह खड़े नहीं हो सकते हो, आपको मूवमेंट, आपके हाव भाव की बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी। तो हेलोपेरिडोल क्या है? क्वेश्चन में था कि कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कॉज करती है? हेलोपेरिडोल। क्यों? क्योंकि डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से डोपामीन बनना बंद हो जाता है। और डोपामीन बनने की बंद होने की वजह से ये हमें क्या दिखते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट दिखते हैं, जैसे पार्किंसन दिख सकता है, एक्थीसिया दिख सकता है और टारडाइव डिस्काइनेसिया दिख सकता है। क्लोजापिन, ओलानजापिन और क्वेटियापिन ये तीनों के तीनों एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है और हेलोपेरिडोल हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। तो एटिपिकल है तो क्या हुआ? एटिपिकल है तो इसके जो हमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं वो हमें कम दिखते हैं कंपैरिजन टू हेलोपेरिडोल, जिसको यूज किया जाता है सेरोटोनिन डोपामिन मॉड्यूलेशन के कॉम्बिनेशन की तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज बाइफॉस्फेट यूज्ड इन ओस्टियोपोरोसिस। कौन सी ड्रग है जिसको बाइफॉस्फेट होगी जो कि ओस्टियोपोरोसिस में यूज की जाती है? तो कौन सी ड्रग है जो कि बाइफॉस्फोनेट है, ओस्टियोपोरोसिस में यूज की जाती है? रेलॉक्सिफेन, एलेंड्रोनेट, कैल्सिटोनिन या फिर टेरीपैराटाइड? तो बताओ चलो कौन सी ड्रग होगी बाइफॉस्फेनेट जो कि ओस्टियोपोरोसिस में यूज हो रही है? आंसर हो जाएगा एलेंड्रोनेट। तो एलेंड्रोनेट हमारी वो ड्रग है जो कि क्या करती है? बाइंड करती है हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोन के अंदर। एलेंड्रोनेट बाइंड कर रही है हाइड्रोक्सी
एपेटाइट से। कहाँ पर? बोन में। जिससे क्या होगा? ओस्टियोक्लास्ट ब्लॉक हो जाएगा, ओस्टियोक्लास्ट इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो बोन की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अदर ऑप्शन जैसे कि रेलॉक्सिफेन, वो हमारा क्या है? SERM है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। कैल्सिटोनिन इनहिबिट करता है बोन रिजॉर्प्शन को, लेकिन ये लेस पोटेंट है। और टेरीपेराटिडाइड जो है वो रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉइड एनालॉग है, जो कि स्टिमुलेट करता है बोन फॉर्मेशन में। इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा एलेंड्रोनेट, जो कि बाइफॉस्फोनेट है और ओस्टियोपोरोसिस में यूज किया जाता है क्योंकि ये ओस्टियोक्लास्ट को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज फॉर एलर्जी? कौन सा ड्रग है नीचे दिया गया जो कि H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है लेकिन और एलर्जी के लिए यूज किया जाता है? डाइफेनहाइड्रामीन, रेनिटिडीन, ओमिप्राजोल या फिर लोराटाडीन? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डाइफेनहाइड्रामीन। तो देखो, H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट पूछा है जो हिस्टामीन फर्स्ट रिसेप्टर को एंटागनाइज करे और एलर्जी के लिए यूज की जाए, तो डाइफेनहाइड्रामीन इज द करेक्ट आंसर। अब आप ये कहेंगे मैम जो डी ऑप्शन है जो हमारा लोराटाडीन है वो भी तो H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर रहा है ना। कर तो रहा है, लेकिन सेकंड जनरेशन की ड्रग है। डाइफेनहाइड्रामीन फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। तो क्लासिक ड्रग कौन सी है? डाइफेनहाइड्रामीन। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर दो ऑप्शन एक जैसे होंगे तो फर्स्ट जनरेशन को कंसिडर किया जाता है करेक्ट ऑप्शन में। तो डाइफेनहाइड्रामीन ब्लॉक करता है H1 रिसेप्टर्स को, ओके, और रिड्यूस करता है हिस्टामिन मीडिएटेड एलर्जी को। जो हिस्टामिन से होने वाली एलर्जी है उसके सिम्टम्स को इनहिबिट करता है, जैसे कि ईचिंग हो गई, ठीक है, हाइव्स हो गए, हाइव्स मतलब जो रेड कलर के दाने दाने होते हैं, भाई नाक चलना हो गया, नेजल कंजेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ मिर्च मिर्ची, तो डाइफेनहाइड्रामीन इन सब सिम्टम्स को ब्लॉक करता है। रेनिटिडीन हमारी क्या? H2 ब्लॉकर है जो कि स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड को बनने को रोकती है। ओमिप्राजोल हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। लोराटाडीन हमारा सेकंड जनरेशन H1 एंटागनिस्ट है, ठीक है, तो लेस सिडेटिंग है। बोथ ए एंड डी दोनों मैंने जैसे कि कहा है कि H1 ब्लॉकर है लेकिन फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करती है, इसलिए आंसर हमारा होगा डाइफेनहाइड्रामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग इज यूज फॉर HIV इन्फेक्शन? पूछा गया है कौन सा नीचे दिया गया ऐसा एंटीवायरल ड्रग है जो कि HIV इन्फेक्शन में यूज किया जाता है? जीरोवुडीन, एसाइक्लोविर, ओसेल्टामाविर या फिर रिबाविरिन? और आंसर हो जाएगा इसका जीरोवुडीन। जीरोवुडीन हमारी क्या? एंटीवायरल ड्रग है। भाई आप कहोगे तो सारी एंटीवायरल, लेकिन HIV इन्फेक्शन भी तो इंक्लूड करा है ना क्वेश्चन में कि HIV इन्फेक्शन के लिए कौन सा यूज होगा, तो वो होगा जीरोवुडीन। देखो, तो जीरोवुडीन क्या है? एंटीवायरल है और एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। अगर क्वेश्चन आएगा NRTI तो हमारा आंसर होगा जीरोवुडीन, जो कि इनहिबिट करता है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। तो क्या हुआ? जिसकी वजह से जो वायरल DNA सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से HIV बढ़ रहा है, वो अब इनहिबिट हो जाएगा। एसाइक्लोविर यूज होता है हर्पीज वायरस में, एंटीवायरल है लेकिन हर्पीज वायरस के लिए, वेरिसेला जोस्टर वायरस के लिए। ओसेल्टामाविर इन्फ्लुएंजा के लिए यूज किया जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। और रिबाविरिन जो है वो RSV है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के अगेंस्ट काम करता है और हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया? कौन सी ड्रग को यूज किया जाएगा अगर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना है, किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया हो? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया हो ब्लड में। मेटफॉर्मिन, ग्लूकागॉन, ग्लिपेजाइड या फिर इंसुलिन? और आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या है? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है बाय स्टिमुलेटिंग हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो लीवर के थ्रू ग्लाइकोजिनोलाइसिस कॉज करता है, तो क्या हुआ? तो भाई जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या बनाएगा? एट द एंड ग्लूकोज बनाएगा, शुगर बनाएगा, और वही चीज इसको रिकवरी करेगी। मेटफॉर्मिन, ग्लिपेजाइड क्या करते हैं? लो करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो भैया अपोजिट इफेक्ट नहीं चाहिए और खत्म थोड़ी ना होना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी इनमें यूज नहीं किया जाएगा।
आंसर हो जाएगा इसलिए ग्लूकागॉन। और इंसुलिन तो आपको पता ही है, ये भी ब्लड ग्लूकोज कम करेगा, तो इनमें से कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर बाय एनहेंसिंग म्यूकोसल प्रोटेक्शन। कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होगा, जो कि म्यूकोसल प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है। तो म्यूकोसल प्रोटेक्शन को बढ़ाने वाली कौन सी ड्रग है जो कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होती है? मीजोप्रोस्टोल, ओमिप्राजोल, रेनिटिडीन या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और आंसर हो जाएगा मीजोप्रोस्टोल। क्यों मीजोप्रोस्टोल? क्योंकि मीजोप्रोस्टोल क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती हैं? म्यूकोसा रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती है, तो म्यूकस को बढ़ाती हैं, बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो अब डैमेज नहीं होगा, वो प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि एल्कलाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना, इसीलिए। ओमिप्राजोल हम और रेनिटिडीन दोनों हमारे क्या हैं, ये एसिड सिक्रीशन को कम करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, लेकिन म्यूकोसल मेम्ब्रेन को या फिर म्यूकोसल को डिफेंस नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब कर दो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, ताकि जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनको ये हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस को अपलोड करते रहते हैं आए दिन, और आपकी कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले हमारे थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।